स्क्रीन विजिबल है आपको? नो मैम, हाँ अब आ गई मैम। ओके। इवैल्यूएशन आपका जो ये शुरू हुआ था आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, तो हमने स्टार्ट किया था कि हमारे टीचिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हम क्या ऑब्जेक्टिव लेके टीचिंग शुरू करते हैं, लर्नर कैसे होते हैं, डाइवर्स लर्नर होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं उसमें। तो जो भी टीचिंग, मैंने हर क्लास में आपको एक लाइन रिपीट करी है, विदाउट लर्निंग देयर इज नो टीचिंग। तो अब अगर टीचर टीच कर रहा है एंड आपकी लर्निंग हो रही है या नहीं हो रही है, ये चीज हमें कैसे पता चलेगी? कुछ तो एक होना चाहिए मेजर करने के लिए, जज करने के लिए, कि टीचर अगर बच्चे को कुछ पढ़ा रहा है, क्लास को कुछ पढ़ा रहा है, तो बच्चा उस चीज को सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है। तो अपनी टीचिंग को असेसमेंट करने के लिए हम करते हैं बच्चों का इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन से हम ये देखते हैं कि जो टीचर ने टीचिंग करी, बच्चा उसको कितना समझ पा रहा है, किस लेवल पे उसको डिफिकल्टी आ रही है, कि अगर डिफिकल्टी आ रही है तो कैसे हटाएंगे। तो इवैल्यूएशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है इंफॉर्मेशन गैदर करने का, इकट्ठा करने का, एनालाइज करने का, और फिर उसका इंटरप्रिटेशन, उसकी व्याख्या करने का, कि जिससे हम ये बता सके कि जो हमारे टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स थे, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स थे, वो कितना अचीव हुए। टीचिंग में अगर आपको याद हो, एक कीवर्ड मैंने आपको पढ़ाया था कि जो भी टीचिंग होती है उसके कुछ प्री डिटरमाइंड गोल्स होते हैं, मतलब टीचिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको हम लेके चलते हैं, और हम ये कोशिश करते हैं कि क्लास के बाद में वो ऑब्जेक्टिव अचीव हुए कि नहीं। तो इवैल्यूएशन एक प्रोसेस है कि जिससे हम देखते हैं कि हम जो ऑब्जेक्टिव्स लेके चले वो हमारे कितना अचीव हुए। ओके, सो evaluation is a means to determine the growth and the changes taking place in pupils as a result of teaching learning experience. Evaluation एक तरीका है ये देखने का कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसमें कितना चेंज आया, उनका बिहेवियर कितना चेंज हुआ, बिहेवियर में कितना मॉडिफिकेशन हुआ। ठीक है, और अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे इवैल्यूएशन के। Objectives of evaluation to diagnose the weakness of learning difficulty। जब हम evaluation करते हैं और उसके बाद में जब भी हम फीडबैक देते हैं बच्चों को, फिर वहां पे हम ये जज कर पाते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा और कितना सीखना उसे बाकी है। तो इसका एक एग्जांपल अगर हम देखें कि जब भी, जैसे आपकी क्लास है, आपकी क्लास में अभी आई थिंक एक टेस्ट हो चुका है आपका 30 मार्च को। तो वो टेस्ट इसीलिए तो हुआ कि आपको तक जो पढ़ाया जा रहा है, आपका ये एक अचीवमेंट देखने के लिए कि आपने कितना प्रोग्रेस करी है, आपकी ग्रोथ कितनी हुई है। वैसे ही अगर क्लास में सपोज टीचर ने कोई चैप्टर पढ़ाया एंड बच्चे का उसका तुरंत बाद टेस्ट ले लिया, फिर जब उसने टेस्ट लिया देन उसने देखा कि अच्छा इन इन फोकस एरियाज में बच्चे के मार्क्स कम आए, तो वो बच्चे से डिस्कस करता है कि ये आपकी डिफिकल्टी है, इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो इवैल्यूएशन का एक ऑब्जेक्टिव है कि वीकनेस को डायग्नोज करना, पता करना कि कहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है बच्चे को, टू टेस्ट द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चे ने कितना अचीव किया है इस चीज को टेस्ट करना। टू हेल्प इन प्रोग्नोज। प्रोग्नोज का मतलब है कि जो भी टीचिंग के बाद में एक रिजल्ट आना है, हमारा जो भी आउटकम आना है, उसको हम कैसे अपने फेवर में कर सकते हैं। To familiarize the teacher with the nature of people learning, development and progress। इवैल्यूएशन के बाद में टीचर ये जान जाता है कि किस बच्चे को कहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है। ये जरूरी नहीं है कि अगर टीचर ने पढ़ाया तो सब बच्चों को सेम पॉइंट पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को कुछ समझ में आ जाए, दूसरे बच्चे को वही चीज ना समझ में आए। तो जो स्टूडेंट है उसका लर्निंग डेवलपमेंट और प्रोग्रेस क्या है टीचर जान जाता है। टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ टीचर्स। इवैल्यूएशन से बच्चों के साथ साथ हम टीचर की भी एफिशिएंसी जज कर सकते हैं
कि टीचर जो पढ़ा रहा है उसमें वो कितना एफिशिएंट है, बच्चे उसकी बात से कितना लिंक कर पा रहे हैं, कितना उसको समझ पा रहे हैं। टू मेजर द फिटनेस ऑफ स्टूडेंट्स फॉर प्रमोशन एंड एडमिशन टू हायर कोर्सेज। जैसे 9th क्लास में या 11th क्लास में कुछ स्कूलों में ऐसा होता है कि अगर 9th क्लास में बच्चे के ग्रेड्स कम है या 11th में बच्चे के मार्क्स कम है तो उसको वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट ही नहीं करते हैं। सब जगह तो ऐसा नहीं होता है, कुछ स्कूल्स में ऐसा होता है। तो वो जब उन्हें ये पता चला कि बच्चे के मार्क्स कम है तो वो जिस प्रोसेस उन्होंने देखा कि बच्चा अगली क्लास में जाने के लिए फिट ही नहीं है, वो चीज है आपकी इवैल्यूएशन। To measure the fitness of students for promotion and admission to the higher courses, to acquaint the parents with the progress of their work, कि बच्चा क्लास में क्या कर रहा है, टीचर को तो समझ आ रहा है, टीचर उसको देख रहा है, क्लास में ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन बच्चे के जो पेरेंट्स है उनको भी उन बच्चे के प्रोग्रेस से अवगत कराना कि आपका बच्चा स्कूल आ रहा है, उसने कितना प्रोग्रेस की, कहाँ पे उसको कुछ इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, इनके लिए भी इवैल्यूएशन यूज होता है। टू हेल्प इन सिलेक्शन इन जॉब्स, कि अगर आप किसी जॉब में जा रहे हो वहां पर भी आपका इवैल्यूएशन किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने एमबीए किया, आपने आपने कितनी भी अच्छी जगह से एमबीए किया हो, अगर आप किसी जॉब के लिए जा रहे हो तो जॉब के पहले वो आपका एक इंटरव्यू प्रोसेस रखते हैं, ग्रुप डिस्कशन कराते हैं आपसे, कहीं कहीं पे आपसे रिटर्न भी कराते हैं। तो वो भी एक इवैल्यूएशन का तरीका है कि जो कैंडिडेट वो ले रहे हैं वो कितना ज्यादा एफिशिएंट है उनकी कंपनी में आने के लिए, राइट। तो ये आपके क्या है ऑब्जेक्टिव्स इवैल्यूएशन के। ऑब्जेक्टिव्स में किसी को कोई डाउट है इवैल्यूएशन में? नो मैम। ओके, आगे चलेंगे। फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन का क्या काम होता है? फीडबैक देना बच्चों को, कि अगर हम किसी बच्चे का इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे हम बच्चे को उसकी स्ट्रेंथ या उसकी वीकनेस बता सकते हैं। टीचर खुद जान सकता है कि बच्चे के स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, बच्चे के वीक पॉइंट क्या है। आप अगर 5th क्लास का याद करें, 6th का याद करें, तो जब भी हमारा रिजल्ट आता था तो सपोज अगर उसमें मैथ्स में कम नंबर आ गए आपके, या आपके किसी और सब्जेक्ट में कम नंबर आ गए, तो टीचर दिमाग में लिख देता था कि इम्प्रूवमेंट इज नीडेड इन दिस सब्जेक्ट दैट सब्जेक्ट। तो बच्चे को एक तरह का फीडबैक देना इवैल्यूएशन की हेल्प से पॉसिबल होता है। मोटिवेशन, कि अगर आपको ये पता चल जाए कि आपका इवैल्यूएशन होने वाला है तो ये भी एक तरह से आपको इंकरेज करता है कि आप अच्छे काम कर सके। जैसे हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपका जो एनटीए का एग्जाम है क्लियर करना। तो हम सबको पता है कि हम जब यहाँ क्लास के बाद जाएंगे तो हमें एग्जाम देना है, तो हम सब इंटरनली मोटिवेटेड है कि हमारा एक इवैल्यूएशन होगा जो एनटीए करेगी, यूजीसी करेगी, ठीक है। तो ये एक मोटिवेशन का काम करता है बच्चों में। बेटर गाइडेंस, दिस इज फॉर द ग्रोथ ऑफ लर्नर्स, कि अगर बच्चे को इवैल्यूएट भी करेंगे तो उसको ये लगेगा कि हम सीख रहे हैं तो भी सेम चीज है, हम नहीं सीख रहे तो भी सेम चीज है। तो मे बी वो जिस इंटेंसिटी से तब पढ़ाई करता है, सीखता है, जब वो जानता है कि उसका इवैल्यूएशन होगा, मे बी उस इंटेंसिटी से तब ना पढ़े कि अगर उसे लगे कि इवैल्यूएशन होना ही नहीं है। टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, दो तरह की टेक्निक्स होती हैं। ये टाइप्स नहीं, ये टेक्निक्स हैं, हम ध्यान रखेंगे। एक होता है क्वांटिटेटिव, दूसरा होता है क्वालिटेटिव। जहां कहीं भी आप क्वांटिटेटिव देखें आप समझ जाए कि इट इज डीलिंग विद नंबर्स। अगर आपका कहीं क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन हो रहा है तो वो आपको किसी ना किसी चीज पे जज करके आपको मार्क्स देंगे, वो नंबर्स में होंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ओके। एंड क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन में वो आपके अंदर की वैल्यूज जज करते हैं, ऑनेस्टी करेंगे, आपके जो ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको हम नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उन सबको क्वालिटेटिव टेक्निक से इवैल्यूएट किया जाता है। अब इवैल्यूएशन के टाइप्स देखेंगे, इवैल्यूएशन कितने टाइप का होता है। अकॉर्डिंग टू बेसिक नेचर, बेसिक नेचर के बेसिस पे इवैल्यूएशन दो तरह का होता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। आप ये चीज याद रखेंगे, आपके सिलेबस में दो बेसिस पे इवैल्यूएशन को कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है नेचर के बेसिस पे, तो नेचर के बेसिस पे दो तरीके का होता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में तीन तरह के उसमें हम उसको रख सकते हैं कैटेगरीज में।
फर्स्ट है आपका ओरल, सेकेंड है आपका रिटन एग्जामिनेशन, नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिकल। ओरल में जैसे क्लास में टीचर ने बच्चे से कुछ वाइवा ले लिया, उसने अगर पढ़ाया है तो अगले दिन क्लास में कि ओरली बच्चे से पूछ लिया, एक ये चेक करने के लिए कि कितना उसकी मेमोरी में रिटेंशन हुआ उस इंफॉर्मेशन का, तो वो आपका वाइवा हो जाएगा। ठीक है, आपके क्लासेस में आपने अगर एमए किया होगा तो आपके वाइवा के भी नंबर कहीं कहीं पे इंटरनल में ऐड होते हैं। रिटर्न एग्जामिनेशन में इसमें ऐसे टाइप क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें भी आपको जो इवैल्यूएशन करने के बाद में आपका जो रिजल्ट आएगा वो न्यूमेरिक वैल्यू में ही आएगा। प्रैक्टिकल, आप योगा वाले हो, आप इस चीज को बहुत रिलेट कर पाओगे। अगर आपका 100 मार्क्स का कोई पेपर है तो उसमें सपोज आपका तो आई थिंक 2 पेपर ही प्रैक्टिकल के होते हैं 100 मार्क्स के, तो उसमें वो आपको जज करते हैं कि आप किसी चीज को कितना अच्छे से कर पा रहे हो। ठीक है, तो इसमें भी आपको मार्क्स मिलेंगे, तो ये आपका क्या होता है, क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन। क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन में क्या हो जाएगा, इसमें क्वालिटी को वो एसेस करते हैं, उस पर फीडबैक देते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स क्या है, आपके ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज हो गए, चेकलिस्ट हो गई या रेटिंग स्केल हो गए। रेटिंग स्केल की अगर हम बात करें, जैसे आप ओला से आपने कैब बुक करी एंड आपने कहीं ट्रैवल किया, उसके बाद जब आप उतरते हो तो ड्राइवर आपको बोलता है कि सर या मैम मुझे आप 5 स्टार रेटिंग दीजिएगा, 2 स्टार 3 स्टार जो भी वो बोलता है आपका। अगर कहीं से खाना ऑर्डर करते हो स्विगी वगैरह पे, वहां पर भी आपके पास में ऑप्शन होता है कि आप उनको रेटिंग दे सको। अगर आप उनकी सर्विस से हैप्पी नहीं हो तो आप बोलते हो कि मैं रेटिंग खराब दे दूंगा। ठीक है, तो ये आपके क्या है, पॉजिटिव इवैल्यूएशन है। इसमें आपने उनको एक स्केल पे जज किया कि यू आर हैप्पी, वेरी हैप्पी, नॉट हैप्पी, सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, ओके, सेटिस्फैक्टरी। तो ये एक तरह का आपका एक स्केल हो गया, आपने उस पर जज किया, आपने उनको मार्क्स नहीं दिए, आपने उनको एक स्केल पे रेटिंग दे दी। तो ये आपका क्या हुआ, क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन हो गया। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव आर ऑन द अकॉर्डिंग टू बेसिक नेचर। ये बेसिक नेचर पे 2 तरह में इनको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ फेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ फेस ऑफ इंस्ट्रक्शन में ये आपका 4 टाइप्स का है। आप इस चीज को याद रखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था इस पे कि इवैल्यूएशन के कितने टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो नेचर के बेसिस पे 2 टाइप होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। एंड इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे आपके 4 टाइप होते हैं, प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक एंड सम्मेटिव। ठीक है, इनको हम डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है। आप इनका एक यहाँ से मैंने लिख रखा है सामने, एक आइडिया आपको लग जाएगा कि प्लेसमेंट इवैल्यूएशन टीचिंग करने के पहले होता है। अगर आपको किसी को टीच करना है उसके पहले अगर आप उसका किसी तरह से इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो वो आपका आ जाएगा बिफोर टीचिंग में। फॉर्मेटिव में आपका आ जाएगा ड्यूरिंग टीचिंग। डायग्नोस्टिक भी ड्यूरिंग होता है, बट ये फॉर्मेटिव से अलग होता है। कैसे अलग होता है मैं आपको बताऊंगी अभी। सम्मेटिव होता है आफ्टर टीचिंग। जैसे हम जब पढ़ते थे, हम लोग जब पढ़ते थे हमारे टाइम पे फॉर्मेटिव सम्मेटिव नहीं होता था। हमारे टाइम पे होता था कि हाफ ईयरली है, आपका एनुअल है, ये होते थे। तो एनुअल उसके नाम से ही लगता है कि बिल्कुल लास्ट वाला एग्जाम होता था। हाफ ईयरली वो बिल्कुल बीच में एग्जाम होता था कि हमारा कोर्स शुरू हुआ और खत्म हुआ, उसके बीच का जो एक टाइम होता था इसलिए उसका नाम भी हाफ ईयरली रखते थे, कहा जाता था उसको। अब इन सबको हम डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है ये। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन आपने इसके पहले वाली स्लाइड में देखा था कि ये आपकी इवैल्यूएशन होते हैं बिफोर टीचिंग। कि टीचिंग करने के पहले जो इवैल्यूएशन किया जा रहा है उसको बोलते हैं प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। सपोज कोई बच्चा है वो मेडिकल फील्ड में जा रहा है, उसे एमबीबीएस करना है, तो एमबीबीएस में एडमिशन के पहले वो एक एग्जाम होता है, वो नीट का एग्जाम क्लियर करेगा। नीट का एग्जाम जो हुआ वो उसके लिए एक काम किया प्लेसमेंट इवैल्यूएशन के लिए फॉर द मेडिकल स्टूडेंट। तो इसमें क्या हुआ कि उन्होंने कोर्स में एडमिशन देने के पहले बच्चों को जज किया कि उसके कितने मार्क्स आए, देन उस मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग इंस्टीट्यूट मिल जाता है। So the keyword which is used for placement assessment is the entry behavior। कि जैसे ही आप किसी चीज में एंटर होने वाले होते हो उस टाइम पे जो आपका असेसमेंट है वो इसमें आएगा।
It ascertains the knowledge and the skills student possess which are necessary at the beginning of instruction. कि अगर आप सपोज अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो तो वहाँ पे वो आपका असेसमेंट करेंगे, वहाँ के लिए अलग एग्जाम होते हैं, जेई का एग्जाम होता है उसके लिए। तो ये देखते हैं कि आपका सब्जेक्ट एरिया क्या है, उसके उस एरिया में जाने के पहले एज अ एंट्री आपका जो इवैल्यूएशन करते हैं वो आपका प्लेसमेंट बिहेवियर में आता है। एंट्री बिहेवियर इज डन जस्ट बिफोर टीचिंग स्टार्ट्स। आप इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखेंगे, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है कि टीचिंग शुरू नहीं हुई है, उसके पहले ही आपने इवैल्यूएशन किया स्टूडेंट का, तो वो आपका प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में आएगा। A teacher should know the previous knowledge of the students. Help teacher to organize teaching learning activity according to the previous knowledge of learner. देखिए यहाँ से आपको एक चीज आई कि मतलब जब टीचर बच्चे के लिए कुछ प्लान कर रहा है, पढ़ाने के लिए कुछ भी प्लानिंग कर रहा है, कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा है बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो उसको उसके प्रीवियस जो नॉलेज है लर्नर का वो पता होना चाहिए। एक प्रीवियस क्वेश्चन आपका इस पे था, मैंने कराया भी है, अगर आपको अगर याद हो तो, कि फर्स्ट स्टेप पूछा गया था, विच इज द फर्स्ट स्टेप इन टीचिंग, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था। एंड उसमें एक क्वेश्चन था क्लियर नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, एंड सेकंड में था कि ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड में प्लानिंग, कुछ ऐसा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ से भी वो लाइन आती हो रही है, यहाँ से भी वो क्वेश्चन आप कह सकते हो आया है कि टीचर कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा है पढ़ाने के लिए, उसके पहले उसके लर्नर का एक जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो पता होना चाहिए। कुछ इसका एग्जांपल ये है, एंट्री बिहेवियर का जो इवैल्यूएशन होता है आपका, इवैल्यूएशन पहले आप रिटन टेस्ट लेते हो, उसका ग्रुप डिस्कशन कराते हो, इंटरव्यू कराते हो, ठीक है, उसके बाद में फिर उसको एमबीए में एडमिशन मिल जाता है। ये आपका प्लेसमेंट इवैल्यूएशन है। सेकेंड है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जिसके भी घर में छोटे भाई बहन होंगे, छोटी क्लासेस में 11th 12th क्लासेस तक, या सिबलिंग्स के बच्चे होंगे घरों में, तो उन्हें पता होता है कि आजकल वो हाफ एनुअल एनुअल का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है। वो बोलते हैं कि हमारे एफए, उसको बोलते हैं एफए होने वाले हैं। एफए मतलब बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं हमारे एफए होने वाले हैं, हमारे एसए होने वाले हैं। तो जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, ये इंटरनल इवैल्यूएशन होता है। दिस इज डन ड्यूरिंग द प्रोग्राम, जब भी जो भी प्रोग्राम चल रहा है आपका, सपोज 11th क्लास है, 12th क्लास है, आपके ग्रेजुएशन में आप किसी फील्ड में हो, तो उस प्रोग्राम के बीच में जो भी आप एक बच्चे का इवैल्यूएशन कर रहे हो वो आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आ जाएगा। ये जो भी कोर्स होता है बच्चे का, उसके कंप्लीट होने के पहले किया जाता है। इट फोकसेस ऑन द प्रोसेस, इट इज कंडक्टेड मोर देन वंस। अगर स्कूल्स की बात करें तो आई थिंक 4 एफए होते हैं, 4 फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, एंड 1 सबमिटिव होता है, 2 सबमिटिव होते हैं, मुझे क्लियर नहीं है, बट एफए आई थिंक 4 होते हैं। ठीक है, तो एक बार ज्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है कि जो भी एक्टिविटी बच्चा कर रहा है, जो भी उसकी क्लास है, उसकी लेंथ कितनी है। 1 ईयर का है तो 4 बार कर ले, अगर 6 मंथ का है हो सकता है वो एफए को 2 बार ही करते हैं। So this evaluation gives student the feedback regarding his her success feeling in achieving the instruction objective. तो ऐसे क्या होता है कि जो भी प्रोग्राम चल रहा है उसके बीच में जब टीचर कराता है तो उसको ये पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पर इसका इतना कम नंबर आया है, तो फिर इसको इस चीज में करने की जरूरत है, तो इसीलिए इसको बीच में करते हैं कि अगर हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे तो हम जान ही नहीं पाएंगे कि उसको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। It also identifies any learning error that needs to be corrected. कोई भी अगर उसे लर्निंग में डिफिकल्टी आ रही है तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की हेल्प से उसको करेक्ट किया जा सकता है। For a teacher, formative evaluation provide information for making instruction and remedies more effective. अगर वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कर लेता है बच्चे का तो वो जान जाएगा कि इसको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, देन वो उसको अच्छे से एड्रेस कर पाएगा, उसको अच्छे से उसको सोल्यूशन दे पाएगा। रेमेडी मतलब सोल्यूशन। Formative assessment is evaluation is quite helpful in early stage of development of program. कि हमने प्रोग्राम के शुरुआत में या बीच में कर लिया, हमें पता चल गया कि कहाँ पर डिफिकल्टी आ रही है, देन उसको हमने रिजॉल्व कर लिया। कुछ इसके एग्जांपल है, यूनिट टेस्ट हुए, जैसे सपोज आपकी एनडीए में फर्स्ट पेपर की 10 यूनिट्स है, मैं फर्स्ट यूनिट आपकी देख रही हूँ, मैंने फर्स्ट यूनिट आपकी कराई, कंप्लीट करा के मैंने फर्स्ट यूनिट का टेस्ट ले लिया, तो ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है। और जब आपकी
पूरी 10 की 10 यूनिट कंप्लीट हो जाए एंड आपका एक कंबाइंड एग्जाम हो फर्स्ट पेपर का, सारी यूनिट है, तो वो पूरा सबमिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर अभी से सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा के इसका टेस्ट ले लूँ आपसे, तो ये आपका हो जाएगा यूनिट टेस्ट। मंथली टेस्ट जो मंथ के एंड में लिए जाते हैं, क्वार्टरली टेस्ट जो 4 मंथ के इंटरवल पे हम लेते हैं, वो फॉर्मेटिव एवेल्युएशन में आएंगे। नेक्स्ट है आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। जब भी कोई बीमारी होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो वो आपको क्या बोलता है कि हमें इसका डायग्नोज करने के लिए ये टेस्ट मैं आपको लिख रहा हूँ। तो डायग्नोज करना या किसी भी चीज का पता लगाना, ठीक है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से तो हम ये जानते हैं कि बच्चे ने किसी भी चीज को, टीचर उसको पढ़ा रहा है, कितना सीखा कितना नहीं सीखा। बट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन उससे भी एक कदम आगे है। ये बताएगा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में बच्चे ने जो नहीं सीखा उसका क्या रीजन है, वो क्यों नहीं सीख पाया। ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इस तरह से डिफरेंट है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से। कुछ सिमिलैरिटीज भी है, जैसे ये भी आपके कोर्स के बीच में ही होगा। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या था कि हम ये पता लगाते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा। इसमें हम ये देखेंगे अगर बच्चा कुछ नहीं सीख पाया तो उसकी क्या वजह है। वो क्लास में एब्सेंट ज्यादा हो रहा है, या वो क्लास के टाइम पे दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहा है, वो ध्यान नहीं दे रहा है, वो घर पे जाके पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसका क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है। ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सीखते हैं, देखते हैं। इस वर्ड का मतलब ही यही होता है कि पता करना, कि पता करेंगे कि वो किस वजह से ऐसा हो रहा है। Diagnostic tests are more comprehensive and detailed. It is done at any time in the program to pinpoint anything wrong in the program. This help a teacher in correcting the problem immediately. इसमें क्या होगा कि जब डायग्नोस कर लेंगे कि अच्छा बच्चा इस वजह से लर्न नहीं कर पा रहा है, तो उसको उस चीज को हम तुरंत करेक्ट कर सकते हैं। देन है आपका समेटिव इवैल्यूएशन। मैम इसका एग्जांपल देंगे आप, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का कैसे हम समझ सकते हैं इसे? इसका एग्जांपल देंगे, कैसे समझ सकते हैं? मैम जैसे आपने बाकी का बताया ना, जैसे यूनिट टेस्ट बताया आपने, मंथली टेस्ट बताया, तो डायग्नोस्टिक कैसा होता है वो थोड़ा सा अगर बता सकें आप, कोई एग्जांपल देके। डायग्नोस्टिक का स्पेशली कोई टेस्ट नहीं होता है, लेकिन इसमें हम ये करते हैं कि सपोज हमने फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन किया बच्चे का, देन टीचर ने जब बच्चे को फीडबैक दिया, मे बी वो उसको पर्सनली बुला के पूछे, अगर अटेंडेंस का कुछ बात है तो वो अपने रिकॉर्ड्स में देखकर जान पाएगा, या मे बी पेरेंट्स को बुला के डिस्कस करें कि बच्चे के नंबर कम आए हैं तो उसको किस एंड से प्रॉब्लम है, स्कूल के एंड से प्रॉब्लम है, घर में कितनी देर पढ़ाई कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो इसको हम ऐसे देखते हैं। इंटरव्यू के बेसिस पे भी बोल सकते हैं क्या? किसके बेसिस पे? इंटरव्यू जो होते हैं, इंटरव्यू उसके बेसिस पे भी तो डायग्नोस कर सकते। तो इंटरव्यू तो एक वो एग्जाम्पल आएगा, फॉर्मेटिव या डायग्नोस्टिक में आप कर सकते हो, बट आप इसको इंटरव्यू नहीं बोल सकते। इंटरव्यू लेके आप इवैल्यूएशन नहीं बोल सकते। ओके, यस मैम। समेटिव इवैल्यूएशन क्या है? ये कोर्स के एंड पे होता है, जब भी आपका जो भी कोर्स है खत्म हो गया, ये इसके आखिर में होता है बिल्कुल। इट डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब भी टीचिंग होती है उसमें हमेशा हम ये कोशिश करते हैं कि लर्निंग भी हो बच्चे की, एंड हमारे कुछ गोल्स होते हैं जिनको हम लेके चलते हैं। तो समेटिव इवैल्यूएशन में हम ये देखते हैं कि जो हमारे गोल्स थे, जो हम लेके चले थे क्लास का स्टार्टिंग में, क्लास के एंड पे या उस कोर्स के एंड में वो अचीव हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं। ठीक है, समेटिव इवैल्यूएशन का हम यूज करते हैं बच्चे को कोर्स के ग्रेड्स देने के लिए। समेटिव इवैल्यूएशन जनरली इंक्लूड, इसमें क्या आता है, आपकी ओरल रिपोर्ट आएंगी, प्रोजेक्ट आएंगे, टर्म के पेपर आएंगे, जैसे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म होता है उसके पेपर्स हो सकते हैं, एंड टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट, and it shows how good or how satisfactory the student is in accomplishing the objectives of instruction. तो ये आपका जो समेटिव इवैल्यूएशन है किसी भी कोर्स के बिल्कुल एंड में होता है, और ये सिर्फ ये बताता है कि हम जो ऑब्जेक्टिव्स लेके चले वो कितने अचीव हुए, कितने नहीं अचीव हुए। इसमें कोई रीजन नहीं दिया जाता है कि इस वजह से नहीं हो पाया या इस वजह से बच्चा नहीं अचीव कर पाया। ये सिर्फ एक जजमेंट होता है कि हम जो गोल्स लेके चले थे वो कितने अचीव हुए, कितने नहीं हुए। और ये जो आपके
4 टाइप के इवैल्यूएशन है. दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड ऑन द बेसिक टीचर. 2 तरह के थे, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. अब इन चारों में कोई डाउट हो तो आप पूछिए मुझसे. ओके, नेक्स्ट सो मैम ऑन द बेसिस ऑफ ये इंस्ट्रक्शन बताया आपने, तो इट इज बेसिकली फॉर द इंस्टीट्यूशन और या फिर किसी स्कूल के लिए उस पैरामीटर पे है ना ये केवल? अगर हम चाहें तो मॉडिफाई करके इसको हायर लेवल पे भी यूज कर सकते हैं. जैसे अगर आप कॉलेज लेवल पे देखो तो हमारे जो एग्जाम्स होते हैं सेमेस्टर के एंड में जो एग्जाम होता है हमारा, उसको हम समेटिव इवैल्यूएशन में रख सकते हैं. क्योंकि एक सेमेस्टर के पहले हमारे ऑब्जेक्टिव्स, फर्स्ट सेमेस्टर के ऑब्जेक्टिव्स कुछ और होंगे, सेकंड के कुछ और होंगे, क्योंकि सिलेबस सब में बदल जाता है. तो हाँ हायर मैम, मैंने लेवल वो में भी हम इसको अप्लाई कर सकते कहा था, हैं. उसके लिए मतलब हाँ हायर लेवल भी इसमें इंक्लूड है. हाँ, ओके. ओके. नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग. सब बहुत फेमिलियर इस चीज से, सीबीटी बोलते हैं इसको. आप भी जो एनटीए का एग्जाम दोगे वो सीबीटी मोड पे ही एग्जाम दोगे. अच्छा, 2 चीजें होती हैं, एक होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग और एक होता है कंप्यूटर असिस्टेड टेस्टिंग. कंप्यूटर असिस्टेड टेस्टिंग आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, मे बी कभी कभी घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं. तो कंप्यूटर असिस्टेड टेस्टिंग में ये होता था कि आपको उन्होंने पेपर दिया, आपको ओएमआर शीट थी, तो आपने ओएमआर के गोले भरे, आपने मैनुअली काम किया. देन जो आपकी ओएमआर गई, उस ओएमआर को किसी कंप्यूटर या किसी मशीन की हेल्प से उन्होंने उसको इवैल्यूएट किया. वो हैंड से नहीं होता था, मैनुअली नहीं होता था, कंप्यूटर की हेल्प से होता था. बट इसमें आप पेन पेपर का यूज करके गोले भर रहे थे, इसलिए उसको बोला जाता था कंप्यूटर असिस्टेड टेस्ट. ये आपका क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. इसमें कंप्यूटर असिस्ट नहीं करेगा, ये पूरा पूरा ही कंप्यूटर पे डिपेंड है. आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, आजकल बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन गया है हायर एजुकेशन के लिए. तो सीबीटी में यही होता है कि जो भी आपका टेस्ट हो रहा है, जो भी आपका इवैल्यूएशन हो रहा है, वो कंप्यूटर के द्वारा हो. सीबीटी एक तरह का कैटालिस्ट है, उत्प्रेरक है चेंज लाने के लिए. पेडागोजिकल या टीचिंग मेथड, जो भी टीचिंग मेथड है उनमें चेंज लाने के लिए सीबीटी एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है. इट ब्रिंग्स अबाउट अ ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव ला रहा है लर्निंग में, टीचिंग में, करिकुलम में. अच्छा, एक चीज और, दो वर्ड आपने देखे होंगे, एक होता है करिकुलम, एक होता है सिलेबस. मुझे कोई बताएगा आप में से कि करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस होता है? मैम इसमें शायद करिकुलम में शायद सारी जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो भी इन्वॉल्व होती हैं, और सिलेबस में सिर्फ जो थ्योरी, मतलब जो भी जैसे कि हमारा ये नेट का सिलेबस है वो शायद. मैम करिकुलम में आपका पूरा पूरा का पूरा वो आ जाता है उसमें, कैसे बताऊं मैं, पूरा का पूरा मैम. जैसे एक कॉलेज का अगर हम कोर्स कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं मान लीजिए, तो पूरा करिकुलम मतलब पूरा का पूरा जो उसका फुल जो जो उसमें हमने पढ़ना है, और सिलेबस हाँ. में जो शॉर्ट टाइम के लिए आपने पढ़ना है. करिकुलम जैसे ब्रोशर नहीं होते हैं, उसमें सब चीजें होती हैं लाइक हाँ, जैसे आपका जो सिलेबस है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाता है, कि आपका हिस्ट्री का कुछ होगा, ज्योग्राफी का कुछ होगा. बट अगर एक करिकुलम हम बनाते हैं तो उसमें जो भी उस पर्टिकुलर कोर्स में पढ़ाया जाएगा उसमें वो हर चीज होती है. और अगर कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी भी है तो वो भी उसमें हम इंक्लूड करते हैं. ठीक है, तो करिकुलम जो होता है वो आपका ज्यादा होलसम होता है. ओके. So evaluation system is shifting from traditional assessment to computer based testing. Traditional assessment क्या था कि आपने कुछ लिखा एंड वो टीचर के पास गया, वो पेन पेपर लेके उसको चेक कर रहा है. ठीक है, तो ये आपका ट्रेडिशनल असेसमेंट होता था. कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग आप ज्यादा एक्यूरेट है, इसमें गलतियां होने की चांस कम होते हैं, ज्यादा ऑथेंटिक है. ठीक है, और इसको ऑप्ट करने का एक मेजर
ये भी था कि आजकल बहुत सारे केसेस देखे जा रहे थे कि चीटिंग हो रही है, प्रॉक्सी हो रही है, टीचर हेल्प कर दे रहे हैं बच्चे की, ऐसे केसेस आ रहे थे सुनने में। तो हम इस चीज को रोक सके, कम कर सके, जो एक चीटिंग का एक लगता था कि हाँ चीटिंग हुई है एग्जाम में, इस चीज को हम मिनिमम कर सकें। बिल्कुल खत्म तो नहीं हुई है, मैं नहीं करूंगी ऐसा, बट इसको कैसे हम कम कर सकते हैं, तो सीबीटी की हेल्प इसमें ली गई। कुछ बेनिफिट्स हैं सीबीटी के कि कैंडिडेट की रीच बढ़ेगी, डाटा रिच रिजल्ट आएगा, मोर फ्रीक्वेंट टेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज। डाटा रिच रिजल्ट का मतलब ये है कि पहले अगर आपका एनडीए का एग्जाम होता था, या जो भी आप ऐसे एग्जाम देखो, आपके जैसे नीट का एग्जाम है, तो नीट के एग्जाम में आपका पेन पेपर से वो एग्जाम होता है, बच्चे पेन पेपर से उसको करते हैं, और नीट के जो बच्चे हैं वो एनटीए का जो एग्जाम होता है आपका नेट का, उसमें उससे बहुत ज्यादा बच्चे बैठते हैं उसमें। तो जबकि एनटीए में क्या है कि अगर आपका मान लीजिए 4 शिफ्ट में कोई पेपर आ रहा है, तो उसमें क्या होता है कि हर शिफ्ट में वो ज्यादा मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्लूड कर सकते हैं, तो बच्चे को ज्यादा अच्छे से जज कर पा रहे हैं, ज्यादा अच्छे से असेसमेंट हो रहा है बच्चे का। तो डेटा रिच रिजल्ट कि हमने क्या किया, अगर हम सीबीटी की हेल्प ले रहे हैं तो हम जो पेपर बना रहे हैं उसमें ज्यादा क्वेश्चन डाल पा रहे हैं। अगर हम एक ही पेपर बनाते हैं तो सेम तरह का हो जाता है, वो बात अलग है कि बाद में अगर पेपर इजी है या टफ है तो नॉर्मलाइज होता है, बट हम ज्यादा डाटा यूज कर पा रहे हैं सीबीटी की हेल्प से। कैंडिडेट की रीच बढ़ रही है। अब आजकल अगर कोई भी ऐसा एक इंस्टीट्यूट है जिसके पास एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कंप्यूटर है, तो उसको सेंटर बना देते हैं। पहले क्या होता था कि बहुत पहले जब ये सब सिस्टम में नहीं आया था, तो बहुत कम सेंटर्स बनते थे, बच्चों को बहुत दूर दूर जाके एग्जाम देना पड़ता था। तो सीबीटी की हेल्प से इन सब चीजों को ओवरकम करने की कोशिश करी गई है। सीबीटी इंक्लूड्स 2 थिंग्स। सीबीटी में आपके 2 चीजें आती हैं, पहला है आपका लीनियर टेस्ट, दूसरा है आपका एडेप्टिव टेस्ट। लीनियर टेस्ट आपका होता है कि इसमें एक फुल लेंथ एग्जामिनेशन होता है, इसमें फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, एंड जो कंप्यूटर होता है वो आपके सामने क्वेश्चंस लाता जाता है विदाउट कंसिडरिंग देयर परफॉर्मेंस लेवल। बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, जो एक फिक्स क्वेश्चन है वही आपके सामने आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका जो नेट का एग्जाम होता है वो लीनियर टेस्ट होता है। अब एडेप्टिव क्या होता है? एडेप्टिव में ये होता है कि कंप्यूटर सेलेक्ट द रेंज ऑफ क्वेश्चन बेस्ड परफॉर्मेंस लेवल ऑफ इंडिविजुअल, कि अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आया, आपने उसका आंसर किया, तो कंप्यूटर आपको उसके आंसर पे जज करेगा कि अच्छा अब इसने ऐसा आंसर कर दिया है, तो उसके सामने जो अगला क्वेश्चन आएगा उसकी प्रीवियस क्वेश्चन की परफॉर्मेंस के बेस पे आएगा, कि अगर उसने उसको करेक्ट कर दिया है तो मे बी जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ा दे, और उसके बाद में अगर आपने गलत कर दिया तो मे बी आपके सामने थोड़ा इजी क्वेश्चन आ जाए। तो आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो बदलते रहते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस एक पूल टाइप का होता है, उसी से वो आपके परफॉर्मेंस लेवल के हिसाब से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल डीमैट, आप इस चीज से इतना लिंक नहीं कर पा रहे होगे क्योंकि आपने कभी एडेप्टिव टेस्ट दिया नहीं है। हमने हमेशा जो भी सीबीटी दिए हैं वो लीनियर टेस्ट के ही एग्जाम्पल होते हैं, कि हम गए एक पूरा फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम वो अटेम्प्ट करते हैं। बट एडेप्टिव टेस्ट में क्या होता है कि हमारा जो भी परफॉर्मेंस होगा उसमें उसके बेसिस पे अगला क्वेश्चन हमें मिलता है। In India, CBT has been started for number of exams. CBT बहुत सारे एग्जाम्स के लिए शुरू कर दिया गया है। इनफैक्ट बहुत ही कम ऐसे पेपर बचे हुए हैं कि जिसमें आपका आप शीट्स एंड पेन पेपर यूज करके कर रहे हो। ऑलमोस्ट एग्जाम कर दिए गए हैं सीबीटी, अगर नहीं कर दिए गए हैं तो वो अपकमिंग टाइम में सीबीटी कर दिए जाएंगे। सीबीटी से किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए। मैम एक बार एडेप्टिव टेस्ट भी से बता दीजिए प्लीज। एडेप्टिव में ये होता है कि अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो उसमें जो नेक्स्ट होता है, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो आपका जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो आपका प्रीवियस का परफॉर्मेंस कितना है उस पर डिपेंड करेगा। सपोज उन्होंने आपको एक क्वेश्चन दिया 2x2, तो आपने अगर 4 कर दिया तो वो आपको जज कर लेगा इस बेसिस पे, तो वो अगला जो क्वेश्चन देगा उसका लेवल बढ़ा देगा, ठीक है। बट अगर उन्होंने 2x2 दिया, आपने उसको गलत कर दिया, तो वो आपका जो अगले क्वेश्चन का लेवल है वो उसको कम कर देगा। ओके मैम, थैंक यू। ओके।
ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सीबीटी का इतना यूज बढ़ रहा है? आजकल हर चीज इंटरनेट बेस पे हो गई है। जो जनरेशन आ रही है बहुत ज्यादा इंटरनेट फ्रेंडली, हम कह सकते हैं कि उसको इंटरनेट इन सब टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है। तो जो यूजर बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से हम भी अपने आप को, एजुकेशन सिस्टम भी अपने आप को चेंज कर रहा है। सीबीटी यूजर फ्रेंडली है। आप एग्जाम देने जाते हो, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी एग्जाम देने में कोई भी प्रॉब्लम होती है। आप जाते हो, लॉग इन करते हो, गोले भरते हो, चले आते हो। तो ये बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, इसको यूज करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं आती है। एलिमिनेशन ऑफ ह्यूमन एरर एंड बायस, इसमें क्या होता है, जो गलतियां होने की संभावना है वो कम हो जाती है, बहुत कम। हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं एरर्स को। कॉस्ट इफेक्टिव होती है कि हम कम पैसे में ज्यादा अच्छी चीज कर सकते हैं, कम रिसोर्स का यूज करके ज्यादा कोई चीज इफेक्टिवनेस से कर सकते हैं। जैसे अगर आप बच्चे का पेन पेपर टेस्ट करा रहे हो तो कितने सारे पेपर वेस्ट हो जाते थे कि वो जो पेपर आपने दिए बच्चों को, लैक्स ऑफ लैक स्टूडेंट अपीयर होते हैं एग्जाम में, तो पेपर सारे वेस्ट होते थे, ठीक है, तो एनवायरमेंट को भी डैमेज कर देते। तो उन सब चीजों से भी हम बच सकते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। सो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सीबीटी होती है वो स्टूडेंट को फेयर एंड एक्यूरेट स्कोर प्रोवाइड करता है, चीटिंग को मिनिमम करता है, और जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं उनके मन में भी उस चीज की तसल्ली देता है कि हमने अगर अच्छे से पढ़ा तो हमारे साथ में कोई भी चीटिंग होने के चांस नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। CBCS, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये यूजीसी ने इंट्रोड्यूस किया था। जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के कोर्सेस होते हैं वो स्टूडेंट सेंट्रिक होते हैं, बच्चों को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे के पास में ये कैपेबिलिटी होती है, बच्चों को अलाउ करते हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज कर सके, ठीक है। अगर बीटेक कोई कर रहा है और वो आर्ट्स का कुछ सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, ह्यूमैनिटीज का कुछ पढ़ना चाहता है, तो इस सिस्टम से वो उसको अलाउ करेंगे कि वो अपनी मर्जी का कोर्स चुन सके। The subject can be at a basic और एडवांस लेवल। इसके जो सब्जेक्ट है वो बेसिक लेवल के भी होंगे, एडवांस लेवल के भी होंगे। आप बहुत अच्छे से इसका एक एक वर्ड देखें, असर्शन रीजन में क्वेश्चन बनते हैं इससे। ये जो मैंने लिखा है आपका, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के असर्शन रीजन से ही निकाल कर लिखा हुआ है कि उसमें वो घुमा देंगे, वो पूछेंगे कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सब्जेक्ट कैन बी ऑफ बेसिक लेवल, ठीक है। तो बेसिक सिर्फ बेसिक नहीं होता, सिर्फ एडवांस नहीं होता, बेसिक और एडवांस दोनों लेवल के उसमें सब्जेक्ट होते हैं। Instead of conventional marking system, the CBCS use credit. कन्वेंशनल मार्किंग सिस्टम क्या होता है कि आपको, अगर आपको कुछ भी पढ़ाया गया तो वो उसको कुछ मार्क्स देते हैं आपको, 100 में से कुछ मार्क्स देंगे। आपने सपोज बीए किया तो बीए में आपको कुछ मार्क्स देंगे कि इतना मैक्सिमम था, इतना आपने ऑब्टेन किया। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि अच्छा बीए, अगर बीए का कोर्स है और उसके एक सेमेस्टर में कहा गया कि एक सेमेस्टर कंसिस्ट ऑफ 14 क्रेडिट, कि अगर आपने एक सेमेस्टर पढ़ा तो आपको 14 क्रेडिट मिल जाएंगे। आपने 2 पढ़े, अब मैं इजी नंबर यूज करती हूँ जिससे आप समझ पाए। सपोज बीए हमारा 3 साल का होता है और उन्होंने कहा कि एक साल के 10 क्रेडिट हुए, मतलब एक सेमेस्टर के 5, दूसरे सेमेस्टर के 5, ठीक है। तो 2 साल के आपके फिर 10 हो जाएंगे 20 और 3 साल के 30। तो आपका बीए का कोर्स हुआ, इसमें आपके 30 क्रेडिट का कोर्स है, ठीक है। तो अगर सपोज आपने एक साल कहीं से पढ़ा और उस एक साल में आपको मार्क्स नहीं मिले, उन्होंने आपको क्रेडिट दिए कि आपको सपोज 10 क्रेडिट आपको मिल गए। अब किसी भी रीजन की वजह से आपने पढ़ाई छोड़ दी, जब आपने पढ़ाई छोड़ दी तब क्या हुआ, आपके पास सिर्फ 10 क्रेडिट रहे और अब आप कुछ टाइम के बाद दोबारा पढ़ाई करना चाहते हो। तो अब वो क्या करेंगे, आप जब दूसरी यूनिवर्सिटी में जाओगे आप मुझे बताओगे कि मैंने पढ़ाई करी थी बीए की, मैंने 1 साल पढ़ा, मेरे पास 10 क्रेडिट है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारे यहाँ भी 30 क्रेडिट का कोर्स है बीए का, आपके इस क्रेडिट को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है। ये आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है। ट्रेडिशनल में क्या होता था कि आपने 1 साल कहीं से पढ़ाई करी बीए की, आपको मार्क्स मिले, आपने छोड़ दिया, आपका साल भी गया, आपके नंबर भी गए, आपके पैसे भी गए, आपका टाइम भी गया, हर चीज भी, आप कहीं उसको यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये इसीलिए इसको बोला गया कि स्टूडेंट सेंट्रिक है, कि वो बच्चे को अलाउ करता है कि वो अपने पेस पे कुछ सीख सके।
तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन प्रोवाइड। मैम ये तो अभी हुआ है ना, ये तो अभी हुआ है ना जो अभी आप बता रहे हो, पहले नहीं था हाँ, ये। ये अब नहीं, पहले नहीं था ये। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है वो कुरिकुलम बनाने में और बच्चों को क्रेडिट देने में, बेस्ड ऑन कोर्स इंटेंसिटी। ये कोर्स इंटेंसिटी के हिसाब से कितना टाइम उसने कोर्स किया, कितने टीचिंग आवर्स थे, उसके हिसाब से ये एक फिक्स होता है कि वो बनाते हैं, उसको डिजाइन करेंगे कोर्स को कि ये कोर्स है, इसके इतने क्रेडिट है, इसके इतने हैं, आप इसको ऐसे यूज करोगे, आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है। इट हेल्प स्टूडेंट टू परस्यू कोर्स ऑफ देयर चॉइस, वो अपनी मर्जी का चॉइस पढ़ सकते हैं, अपनी पेस पे, अपनी स्पीड पे स्टडी कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहे तो भी वो एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, और एक्वायर मोर देन द रिक्वायर्ड क्रेडिट, जितने क्रेडिट चाहिए होते हैं उससे ज्यादा भी वो रिक्वायर कर सकते हैं, एंड वो उसको जमा करा सकते हैं यूनिवर्सिटी के पास में, ताकि इन फ्यूचर वो उसको यूज कर सके। कुछ फीचर्स हैं हमारे सीबीसीएस के, देखेंगे हम क्या है। प्रोवाइड लास्ट वाला समझाते थे, लास्ट वाला कौन पॉइंट, सा, प्रीवियस स्लाइड जो थी उसका लास्ट पॉइंट एक बार फिर से ये बता। वाली स्लाइड जो अभी स्क्रीन पे है, यस मैम। ये सीबीसीएस बच्चों को हेल्प करता है कि वो अपनी चॉइस का कोर्स परस्यू कर सके, ठीक है। और मे बी जैसे अगर बच्चे ने 4 साल का बीटेक है, 2 साल में उसने 2 साल किया, 2 साल छोड़ दिया, ठीक, तो अब वो दोबारा से पढ़ना चाहता है, तो वो किसी यूनिवर्सिटी में गया, उन्होंने कहा कि बीटेक तो हम अभी भी 4 साल का ही कराएंगे, आपने जो 2 साल किया वो वेस्ट हो गया, हमारे पास में 2 साल का डिप्लोमा है, आप एक काम करो, आप डिप्लोमा कर दो आगे, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ कि वो गया था बीटेक करने, लेकिन उसको करना क्या पड़ा, डिप्लोमा करना पड़ा। तो जब सीबीसीएस आ गया, तो मतलब इसमें ये है कि आपने जितनी भी पढ़ाई कर ली है वो आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, मेन इस पॉइंट का ये मतलब है, ठीक है। मैम कई कॉलेजेस में ना ऐसा रहता है कि आप जैसे बीटेक में ना मैक्सिमम जितने भी स्ट्रीम्स हैं उनकी फर्स्ट ईयर का या कई कोर्सेज में ना मैम 1.5 साल तक का भी ना 1.5 सेमेस्टर तक आपका सेम रहता है कोर्स। तो उसके बाद पहले चेंज करते थे, तो कई जगह पे ना एडमिशन शिफ्ट नहीं कर पाते थे आप अपने, जैसे कोई मैकेनिकल का है तो ऑटोमोबाइल में जाना चाहता है आफ्टर 1 ईयर, वो नहीं जा सकता था, लेकिन इससे थोड़ा सा आसान हो गया, अब आप जा हाँ, सकते हैं। ये जो भी बनाया गया है वो बच्चे को ध्यान रख के बनाया गया है कि बच्चे का कुछ मतलब बच्चे को नुकसान ना हो, बच्चा जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ ले, ठीक है। ओके मैम। मैम जैसे कि फीचर से, मैम जैसे कि 2 साल उसने दूसरी यूनिवर्सिटी में गया, फिर उसने गैप दे दिया, फिर वो अदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, तो जो उसने 2 साल किए उसके आगे आगे की पढ़ाई पढ़ेगा कि फिर वो दोबारा से स्टार्ट करेगा? नहीं नहीं, वो उसके आगे का पढ़ेगा, इसीलिए तो इसको कहा गया कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, आगे मर्जी इसमें, ओके ओके मैम, थैंक यू। ओके। मैम इसमें जो आपने नंबर बोले थे कि उसने बीए किया था, 1 ईयर उसने किया और उसको 10 क्रेडिट मिल गया, देन उसके बाद अभी जब एडमिशन लेगा और 30 क्रेडिट का उसका बीए था, तो उसको मतलब नेक्स्ट, या हम ऐसा भी समझ सकते हैं सेकेंड ईयर में एडमिशन लेगा और सिर्फ उसको 20 क्रेडिट और गेन करने होंगे। हाँ, तो ये ऐसा नहीं है कि बीए 30 क्रेडिट का है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इजी नंबर लेके समझाया है, ओके। हाँ मतलब ऐसा समझना सही है ना? हाँ, आगे चले हम। यस मैम। क्या फीचर्स हैं सीबीसीएस के, ये स्टूडेंट को एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है कोर्स की चॉइस में, ये तो क्लियर हो गया होगा, इतना प्रीवियस डिस्कशन हुआ है इसमें कि बीटेक का जो बच्चा है वो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट का भी कुछ पढ़ सकता है। स्टूडेंट कैन चूज कोर्सेज एट बेसिक और एडवांस लेवल, वो बेसिक और एडवांस दोनों लेवल के कोर्स सेलेक्ट कर सकता है। लर्नर्स एक्वायर जॉब ओरिएंटेड स्किल्स, वो ऐसे कोर्स भी कर सकते हैं साथ साथ में जो उसकी जॉब में उसको हेल्प करें। हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स गेट द चांस टू गेन एक्स्ट्रा क्रेडिट, अगर आपका सपोज आपका कोर्स 40 क्रेडिट का है एंड आप चाहते हो कुछ और पढ़ना, ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट भी मिल जाएंगे उसी सेम कोर्स में, और उन क्रेडिट्स को आप इन फ्यूचर कहीं भी यूज कर पाओगे। स्टूडेंट कैन चूज इंटर या मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स, तो ये जो कोर्स है आपके इंटरडिसिप्लिनरी तो है, तो इंटर या मल्टीडिसिप्लिनरी का क्या है कि एक या एक से ज्यादा कोर्सेज को मिला के जो बनता है हमारा
तो उसको बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी, तो ये भी बच्चा चुन सकता है। क्रेडिट कैन बी ट्रांसफर्ड इफ स्टूडेंट चेंज हिज यूनिवर्सिटी, ये सब आपको पता है, पॉइंट्स में लिखा हुआ है सारी चीजें। CBSE is a step towards moving away from numerical marking to grading system, इसमें आपके नंबर में मार्किंग नहीं होती है, आपको ग्रेड्स दिए जाते हैं, ठीक है। CBCS में 3 तरह के आपके पास में सब्जेक्ट होते हैं, इसमें पहला है आपका कोर सब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर बच्चा ये कहे कि मैं बीटेक में आ गया हूँ लेकिन मेरा बीटेक के कोर्स करने का मन नहीं है, मुझे ना सिर्फ BA के जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री पॉल साइंस इनमें ही इंटरेस्ट है, तो ऐसा भी नहीं है। अगर आपने कोई एक स्ट्रीम चूज किया तो उसमें कुछ कोर सब्जेक्ट है कि अगर सपोज बीटेक है तो उसमें आपको मैथ थोड़ी पढ़नी है, फिजिक्स थोड़ी पढ़नी है, वो पढ़नी है तो वो कंपलसरी है, आप पढ़ोगे ही। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो कंपलसरी होते हैं आपको अपने क्रेडिट कंप्लीट करने के लिए, उनको हम बोलते हैं कोर सब्जेक्ट, ठीक है। आपको कोर सब्जेक्ट चुनने पड़ते हैं। इलेक्टिव कोर्स, अब इनके नाम से क्या है कि ये इलेक्टिव है, कि आप इनको चुनोगे, ये आपके उसका हिस्सा नहीं है, आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बट अगर आपको अपने स्किल बढ़ाने के लिए कुछ कोर्स चूज करने पड़ रहे हैं तो आपके पास चॉइस है कि आप कुछ कोर्स दिए जाएंगे कि आप इनमें से क्या चूज करना चाहते हो, वो आपका इलेक्टिव कोर्स हो जाता है। They expose a student to subjects that are not in the curriculum, कि जो करिकुलम नहीं है आप उनको भी जाके पढ़ सकते हो। स्टूडेंट गेट द फ्रीडम टू ऑप्ट फॉर द सब्जेक्ट ऑफ देयर इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट आप चुन सकते हो। फाउंडेशन कोर्स, इनका दूसरा नाम एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स भी होता है। ये आप याद रखेंगे, ये 3 वर्ड को जो लिखे हुए हैं, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा गया था। फाउंडेशन सब्जेक्ट्स को आपको एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्स भी बोलते हैं। द फाउंडेशन कोर्स ऑफर वैल्यू बेस्ड सब्जेक्ट, ये क्या होते हैं, इसमें जो भी वैल्यूज होती है, कुछ एट्रीब्यूट्स जो होते हैं उनका इनहांसमेंट होता है। इससे क्या होता है कि आप अगर कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में अपना एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि सपोज आप PhD कर रहे हो एंड आपने रिसर्च पे कुछ भी एक कोर्स कर लिया, तो वो कोर्स आपका बोला जाएगा कि एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स है, कि आपने अपना जो भी करंट चीज थी उसमें कुछ इनहांसमेंट किया है। इस टाइप के कोर्स भी होते हैं इसमें। तो 3 तरह के इसमें चॉइसेस मिलती हैं आपको, कोर सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड फाउंडेशन। कोर्स में क्या क्या आ सकता है, लेक्चर मिलेंगे, ट्यूटोरियल मिलेगा, लेबोरेटरी वर्क, फील्ड वर्क, आउटरीच एक्टिविटीज, ये सब एक बार आप देख लोगे PPT को, इसमें भी ऐसा नहीं है जो आप समझ ना पाओ। वही चीज जो आपको नॉर्मल और ट्रेडिशनल क्लासरूम्स में मिलती थी, प्रोजेक्ट मिलेगा। वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग ऐसी होती है कि जिनको हम कुछ विशेष अपनी स्किल, अपनी क्षमताएं डेवलप करने के लिए करते हैं, ये जॉब ओरिएंटेड होती है। वाइवा, सेमिनार, पेपर, असाइनमेंट, ये सब इसमें मिलेगा। The grading method is thought to be superior to the traditional mark system, and as a result, it is used by best universities in India. तो अब आज का जो ये चॉइस बेस्ड सिस्टम चल रहा है, ये इसलिए भी किया गया कि सपोज अगर इंडिया में कोई बच्चा पढ़ रहा है और उसको बाहर जाके पढ़ाई करने का मन है, वो इंटरनेशनल किसी यूनिवर्सिटी जाना चाहता है, तो अब तक क्या होता था कि यहाँ का जो भी था वो वहाँ यूज नहीं कर पाता था, उसको वहाँ फिर से शुरू करना पड़ता था। तो जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज है वो सब CBCS फॉलो कर रही है। तो अब अगर हम भी अगर उस फील्ड में आ जाएंगे, तो अगर यहाँ का बच्चा बाहर जाके पढ़ना चाहता है तो वो वहाँ के क्रेडिट वहाँ जाके यूज कर सकेगा। ये इस तरह की ग्रेडिंग स्केल होती है इसमें। जैसे अगर आपको आउटस्टैंडिंग है तो 10 पॉइंट, एक्सीलेंट है तो 9, 8 वेरी गुड, ठीक है। ये ग्रेडिंग स्कीम है, मतलब की नहीं है आपके। CBCS से किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। मैम ये फाउंडेशन के बाद वाला जो आप और वो बता रहे थे वो भी बता दीजिए ना, इसके ये पहले वाली चीज स्लाइड। हाँ, ये जो वोकेशनल और ये सब है, ये सब फाउंडेशन इसमें ही आएंगे, ट्यूटोरियल, लेबोरेटरी वर्क? नहीं, मतलब इन सारे कोर्सेज में क्या क्या मिलेगा, ये सब चीजें मिलेंगी, तीनों कोर सब्जेक्ट, इलेक्टिव कोर्स एंड फाउंडेशन। मैम फाउंडेशन एक बार बताइए फिर।
फाउंडेशन में ये है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे आप पीएचडी कर रहे हो, तो पीएचडी एक रिसर्च वर्क होता है, एंड सपोज आपने रिसर्च से जुड़ा हुआ कोई कोर्स कर लिया, ठीक है, तो उससे क्या होगी, आपका जो एक प्रेजेंट चीज में थे वो आप बाकी बच्चों से वहां पे आगे हो गए कि नहीं, कि बाकी बच्चा नॉर्मल पीएचडी कर रहा है, आपके पास में एक कुछ कोर्स वर्क सॉरी रिसर्च वर्क का कुछ आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स है, तो उससे क्या हुई, आपका जो जॉब अपॉर्चुनिटीज थी वो बाकी लोगों से बढ़ गई कि नहीं, तो ये भी एक चॉइस मिलती है कि आप कर सकते हो उसमें। Okay. तो मैम इसको भी अलग से क्रेडिट मिलता होगा, है ना? हाँ, हर चीज क्रेडिट होंगे इसमें, आप जिस भी चीज की पढ़ाई करोगे आपको क्रेडिट मिलेंगे। ये एक क्वेश्चन है, करेंगे आप लोग। सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ऑफ इंडेक्स ग्रेजुएट लेवल इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड होता है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके। First one होगा मैम A, B, C. अभी अभी पढ़ा आपने, इसका आंसर ए है। चॉइस बेस्ड सिस्टम में आपके कोर कोर्स होते हैं, इलेक्टिव कोर्स होते हैं, एबिलिटी इनहैंसमेंट कोर्स होते हैं, सो करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीसीएस अलाउज स्टूडेंट्स टू चूज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से आप क्या क्या चूज कर सकते हो, इंटरडिसिप्लिनरी, इंट्राडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब ये होता है कि मतलब जैसे अगर आपने बीटेक किया, ठीक है, बीटेक के अंदर ही अगर आप कुछ चूज कर रहे हो तो वो इंटरडिसिप्लिनरी है। इंट्रा का मतलब ये है कि दो के बीच का, सपोज आपने बीटेक एंड बीए के कोर्स अगर आपने साथ में चूज किए तो वो इंट्रा होता है। इंटर मतलब सेम कोर्स के अंदर का। स्किल ओरिएंटेड पेपर्स, ओपन बुक एग्जामिनेशन। ओपन बुक एग्जामिनेशन में ये होता है कि आपको एग्जाम देना है, आपके सामने बुक रहेगी, आपका पेपर रहेगा, उस बुक से सर्च करके देन आप एग्जाम दोगे। कैटलॉग सर्विस, एक अगर आप कहीं जा रहे हो, रेस्टोरेंट में जा रहे हो, तो कैटलॉग आता है, एक मेन्यू टाइप का आता है, तो आप वो समझ लो कि एक लिस्ट होगी, उससे आप करोगे। अगर आपको आंसर करने में प्रॉब्लम हो रही है, एलिमिनेट करो आंसर को, देन मुझे आंसर दो। मैम ये जो इसका सेकंड क्वेश्चन है उसका ए और बी का फिर से बता दीजिए। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब, में था ना, जैसे इंटरडिसिप्लिनरी का था वैसे ही है ये भी, सब्जेक्ट के रिलेटेड है, वो पर्सन के रिलेटेड था। मैम सुन नहीं पाई मैं। इंटरडिसिप्लिनरी में ये होता है कि सपोज अगर आप बीटेक कर रहे हो, तो उस बीटेक कोर्स के अंदर अगर आप कुछ चॉइस कर पा रहे हो, तो क्या सीबीसीएस आपको ये अलाउ करता है। इंटरडिसिप्लिनरी है कि बीटेक के साथ आप किसी और कोर्स को सब्जेक्ट कर सकते हो। देखिए, जैसे इंटरडिसिप्लिनरी और इंट्रा, इंट्रा में अगर बीटेक का बच्चा है वो बीए का कुछ सब्जेक्ट ले रहा है, ये ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब है कि बीटेक में भी तो उसके पास में चॉइस कोर्स सब्जेक्ट की, इलेक्टिव की, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज की, तो वो इंटरडिसिप्लिनरी में आएगा। क्लियर है? यस। चलिए अब इसका आंसर करिए। करेक्ट आंसर इज ए। ओके, सीबीसीएस में इंटरडिसिप्लिनरी भी अलाउ होता है, इंट्रा भी होता है, स्किल ओरिएंटेड पेपर्स भी आपके मिलते हैं आपको। सो करेक्ट आंसर विल बी ए, बी एंड सी। तो जो इवैल्यूएशन का टॉपिक था आपका, सिलेबस अगर आपने देखा, इवैल्यूएशन में लास्ट जो था इवैल्यूएशन, नेचर एंड सीबीटी, ये सारा आपका कंप्लीट हो गया है।
टीचिंग एप्टीट्यूड का कोर्स आपका खत्म हो गया है आज से। एक चीज बच रही है, मैंने ऑब्जेक्टिव्स में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी करा दी थी आपको, जिसमें 3 उसके थे, कॉग्निटिव था, इफेक्टिव था, साइकोमोटर था। एक आपका बचा था गैगने का, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में करा दूंगी। आज इसका सिलेबस खत्म है टीचिंग का। कल की क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे एंड आपके अब तक की क्लासेस के जो भी डाउट्स हैं हम वो लेंगे, ठीक है। कल लास्ट क्लास होगी टीचिंग की, उसके बाद टीचिंग का सिलेबस आपका खत्म। आप खुद से करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, ओके। मैम आज सुबह भी क्लास हुई थी क्या? नहीं, सुबह क्लास नहीं हुई थी, मैं क्लास में आई थी, लेकिन बच्चे बहुत कम थे। इवन जो रेगुलर बच्चे थे क्लास के वो भी नहीं थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो क्लास को रिशेड्यूल कर दिया था। मैम लिंक मेरी नहीं भी आई छूट थी। गई। यस मैम, नहीं, मैम क्लास लिंक नहीं हुई थी, क्लास नहीं हुई थी। ठीक है मैम। ओके, अब गैगनिंग हायरार्की ऑफ लर्निंग देखेंगे, जैसे ब्लूम्स का वैसे गैगनिंग ने भी लर्निंग की हायरार्की दी, ठीक है। ये आपका लोवेस्ट लेवल पे है सिग्नल लर्निंग, जैसे जैसे नीचे से ऊपर जा रहे हैं ये हमारा लोवेस्ट टू हाईएस्ट जा रहा है। मैम 4 बजे से एक और क्लास है। 4 बजे से एक और क्लास है, बस 2 मिनट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी मैं, ठीक है। ओके। तो देखिए, ये आपके इन्होंने एक सेट बताया। इसमें क्या होता है कि सिग्नल लर्निंग, कि अगर हम बच्चे को सिग्नल से कुछ सिखा रहे हैं, जैसे बच्चा छोटा बच्चा है कि हम रोड पे जा रहे हैं, तो आपने कहा कि रेड का मतलब रुक जाना है, तो जब दोबारा खुद से गया तो उसने रेड देखी, वो रुक गया, तो ये सिग्नल लर्निंग हुई। कि जैसे आप इसको ये भी कह सकते हो कि एक बच्चा है और किसी रिलेटिव के घर गया, वहां पे खूब वो शैतानी कर रहा है, तो मम्मी ने उसको आंखें दिखा दी और बिल्कुल शांत होकर बैठ गया। तो ये भी एक तरह का सिग्नल लर्निंग है कि उसने सीखा कि मुझे कब कैसे कहाँ पे रुकना है। स्टिमुलस का मतलब ये है कि ऐसे इसको सेट किया जाता है कि कुछ अगर होगा तब हम ये एक्टिविटी करेंगे। जैसे बच्चे होते हैं कि डोरबेल रिंग करती है या मोबाइल की घंटी बजती है और तुरंत जाते हैं, मोबाइल को उठाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, कि उन्हें पता है कि अगर डोरबेल है तो दरवाजे पे कोई होगा, ठीक है। ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स की, कुछ स्टिमुलस मिला, उस पर उन्होंने रिस्पॉन्स किया। चेनिंग में क्या है कि बच्चा चीजों को लिंक करना शुरू कर देता है, लिंक करना सीख लेता है। कि जैसे एक लड़की है, छोटी बच्ची है, वो अपनी डॉल से खेल रही है, तो अगर वो डॉल को अगर स्कूल भेज रही है, वो अपनी डॉल को पहले उसके बाल कोम करेगी, उसको खाना खिलाएगी, उसको टिफिन पैक करेगी। तो जो चीज वो देखती है कि उसकी मदर कर रही है, सेम चीज वो लिंक करके अपनी डॉल के साथ में कर रही है। तो ये क्या है, चेनिंग, कि जब बच्चा चीजों को लिंक करना शुरू कर देता है। वर्बल एसोसिएशन, कि आप बात से, मुंह से कुछ बता रहे बच्चे को और बच्चा उस चीज को समझ रहा है कि क्या है। कि आपने बताया कि जो भी गोल चीज होती है उसको सर्कल, वो सर्कल होती है आपकी, तो अगर उसके बाद में आपने बच्चे को एक फुटबॉल दिखा दी, तो बच्चे से पूछा आपने ये कौन सा शेप है, तो उसने बताया कि ये हमारा सर्कल का शेप है। मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, बच्चा भेद करना सीख जाता है। सपोज आपने एक बास्केट ली, उसमें आपने सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल अलग अलग शेप रखे एंड बच्चे ने आपको बता दिया कि ये इस शेप का है, ये डिफरेंट शेप का है, तो बच्चा उसको डिस्क्रिमिनेट करना सीख गया। कॉन्सेप्ट लर्निंग ये है कि अब बच्चे को पता है सर्कल क्या है, सेपरेट भी कर पा रहा है, और अब बच्चा उसकी सारी प्रॉपर्टीज जान गया, उसके सारे कॉन्सेप्ट जान गया कि सर्कल का ये सर्कमफ्रेंस है, ये एरिया है, ये इसकी रेडियस है, डायमीटर है, ये सब अगर वो जान गया तो हम बोलेंगे कि कॉन्सेप्ट लर्निंग हो गई। रूल लर्निंग क्या होगी आपकी, जब सपोज अगर बच्चे को अपने एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाई, ठीक है, एंड फिर उसके सामने एक क्वेश्चन दिया आपने डायरेक्शन का, और डायरेक्शन का क्वेश्चन बच्चा सॉल्व कर रहा है, तो उसने देखा कि डायरेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम एक ट्रायंगल बन गया। जब ट्रायंगल बन जाएगा तो वो उसको पता है कि ट्रायंगल में थर्ड साइड निकालनी है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकता हूँ। तो बच्चा जब ये जान जाए कि किस चीज को कब अप्लाई करना है, तो वो होती है रूल लर्निंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग हाईएस्ट लेवल होता है, ऊपर जो भी लिखा हुआ है उन सबको बच्चा एक साथ यूज करना सीखे, उनको अप्लाई करे और अपनी जो भी गोल से, जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर ले, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये गैगनी का हायरार्की है, ये लोवेस्ट से हाईएस्ट जाता है, ठीक है। आप एक बार पीटी से देख लेना, आपकी नेक्स्ट क्लास है, इसमें जो कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम।
ओके, तो कल आपकी जो क्लास होगी वो आपके क्वेश्चंस की क्लास रहेगी एंड आपके डाउट की क्लास रहेगी, ठीक है। एंड कल